बट सच तो ये है कि ट्रम्प चाहता है रिसेशन लाना। चलो आज मैं आप सबको एक नया नमूना दिखाता हूँ। ये हांजी फाइनेंस भाई को सुन लो, एमएससीए वेल्थ मैनेजमेंट में इन्होंने नया जिम्मा उठाया मार्केट में गंद मचाने का। इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है फिलिप्स कर्व, थोड़ा टेक्निकल है बट बेयर विद मी। इसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट इनवर्सली मूव करते हैं, यानी एक आइटम ऊपर तो दूसरी नीचे। और इसको चलाने के लिए देश की सेंट्रल बैंक यूज करती है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, ब्याज दरें। अब कोविड के बाद यूएस में इन्फ्लेशन शूट अप कर गया तो ऑब्वियसली यूएस फेड ने वहां के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दी। 2022 में एक ही साल में ये ऑलमोस्ट 0 से 5% पहुंच गए। सोचा था एज यूजुअल 6 महीने साल भर ऊपर रखेंगे, बस इन्फ्लेशन नीचे आ जाए फिर लाते हैं वापस आधा 1% पे। बट इस बार कुछ अलग हो गया, इन्फ्लेशन बहुत बेटर नहीं हो पाई। आज 2 साल बाद भी करीब 3% है। कहा इनका बेंचमार्क अंडर 2% होता है। क्या इन्फ्लेशन बहुत बेटर नहीं हो पाई? भाई ट्रंप के पावर में आने से पहले सितंबर 2024 तक बाइडेन इन्फ्लेशन 2.5% के नीचे ले आया था। और क्या करके मानेगा भाई? 2.5-3% के बहुत हाई इन्फ्लेशन होती है कि किसी को इकोनॉमी को रिसेशन में झोंकना पड़ेगा 2.5-3% से भी नीचे लाने के लिए। और उधर अनएम्प्लॉयमेंट वो भी उस रेशो में नहीं बढ़ पाई। इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। क्या 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 स्टैगफ्लेशन? अनएम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ पाया? फिलिप्स कर्व, आपको पता है इस बंदे ने यहां कितने अलग अलग लेवल पर फकअप्स करे हैं। स्टैगफ्लेशन से स्टार्ट करते हैं, पढ़ लो डेफिनेशन क्या है स्टैगफ्लेशन की। एन इकोनॉमिक साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड हाई इन्फ्लेशन। भाई 2.5-3% की इन्फ्लेशन क्या हाई इन्फ्लेशन होती है? कौन सी टेक्स्ट बुक के हिसाब से भाई? हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट, पर ये तो कह रहा है अनएम्प्लॉयमेंट उतनी नहीं बढ़ पाई। और उधर अनएम्प्लॉयमेंट वो भी उस रेशो में नहीं बढ़ पाई। इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट लो रही, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट लो रही तो स्टैगफ्लेशन कहां से हुआ? आप सोच लो कि भाई गलती से इसके मुंह से निकल गया होगा, ये कहना चाह रहा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ट खोलकर देखोगे तो आपको साफ दिखेगा कि कोविड के शॉक के वक्त आर्टिफिशियली अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद मोस्टली 4% से नीचे रही अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इनफैक्ट बाइडेन सरकार ने पिछले 70 साल से ज्यादा के रिकॉर्ड तोड़े हैं ऑफ कीपिंग अनएम्प्लॉयमेंट बिलो 4% फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड कंसिस्टेंटली, जिससे इनकी रियल वेजेस भी काफी सॉलिडली ग्रो करी। और पिछले 4 दशकों में जो वेजेस में इनइक्वालिटी आई थी, मच ऑफ इट हैज बीन रिवर्स्ड, क्योंकि इनका लेबर मार्केट इतना स्ट्रांग था अंडर बाइडेन। और ये क्या बोल रहा है? स्टैगफ्लेशन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ये हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है क्या? मैं आपको इसकी कंफ्यूजन का सोर्स बताता हूं, इसके दिमाग में खिचड़ी कैसे बनी। इसने स्टार्टिंग में मेंशन करा था फिलिप्स कर्व कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, एक बढ़ता है और दूसरा घटता है। एक्चुअली में इस फिलिप्स कर्व को यूज किया था लैरी समर्स ने 2022 में ये आर्ग्यू करने के लिए कि अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को हाई इन्फ्लेशन को काबू में लाना है, जिस टाइम लोग कह रहे थे ये इन्फ्लेशन तो काबू में ही नहीं आने की, अगर आपको इस इन्फ्लेशन को काबू में लाना है तो आपको हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से होकर गुजरना पड़ेगा। ये लैरी समर्स का प्रिस्क्रिप्शन था। और लैरी समर्स ही वही है जो द सोशल नेटवर्क मूवी में था, जिसके पास विंकलवॉस ब्रदर्स जाते हैं अपने मसले का हल करवाने हार्वर्ड के हेड के पास। ये फॉर्मर यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। पढ़ लो इनका क्या सजेशन था। वी नीड 5 years ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अबव 5% टू कंटेन इन्फ्लेशन। In other words, we need 2 years of 7.5% unemployment, और 5 years of 6% unemployment, और 1 year of 10% unemployment, तब जाके इन्फ्लेशन काबू में आएगी। ये था लैरी समर्स का ओपिनियन। पर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अनएम्प्लॉयमेंट को 4% से नीचे रखते हुए फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन द लास्ट 70 years, तब भी उन्होंने इन्फ्लेशन काबू में ले आए। तो फिलिप्स कर्व तो अप्लाई नहीं हो पाया, और स्टैगफ्लेशन का भी कोई मतलब ही नहीं है यहां पर। जब अनएम्प्लॉयमेंट हिस्टोरिक लोस पर रखी बाइडेन ने, इन्फ्लेशन भी काबू में ले आया, तो स्टैगफ्लेशन कहां से हो गई और फिलिप्स कर्व का रेलेवेंस यहां कहां से आया? कोई सेंस बन रहा बातों का? मतलब आपको हंसी आ जाएगी देखकर कि 2022 में ब्लूमबर्ग की खबरें चलाता था कि फोरकास्ट फॉर यूएस रिसेशन विद इन अ ईयर हिट्स 100% इन ब्लो टू बाइडेन। और फिर सेम इकोनॉमिस्ट 1 साल के बाद ब्लूमबर्ग में फिर खबर छाप रही है जिसका टाइटल क्या है? Why a US recession is still likely and coming soon। लेकिन क्या रिसेशन आया? नहीं आया। परसेप्शन बना रखा था, हो हल्ला कट रहा था जबरदस्ती का, रिसेशन अभी आ गया, बहुत वीक इकोनॉमी। और यहां पर एचआर ने भी खूब फायदा उठाया इसका इंडिया में। कैंडिडेट्स को बोल रहे हैं सॉरी यूएस में ना रिसेशन चल रहा है तो हम आपकी सैलरी हाइक नहीं करेंगे, हम ना हायरिंग फ्रीज कर रहे हैं क्योंकि यूएस में रिसेशन चल रहा है। ये रिसेशन है? रियल जीडीपी ग्रोथ देख लो इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद,
2.5% से ऊपर दिखेगी आपको। 2020 में नेगेटिव में गई, उसके बाद देखो कहां दिख रहा है रिसेशन भाई, कहां दिख रही है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन। अब जूम आउट करो, बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स का मतलब है मार्केट में पैसा कम आ रहे हैं, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन जो यूएस पिछले 3 साल से झेल रहा है। कौन सा इकोनॉमिक स्लो डाउन भाई? इन्फ्लेशन आपकी 2.5 से 3% है, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी 4% के आसपास है, रियल जीडीपी अच्छी खासी बढ़ रही है, कौन सा स्लो डाउन? आप ये चार्ट देखो, G7 कंट्रीज है इसमें प्लॉटेड, रियल टर्म्स में उनकी जीडीपी रिकवरी कैसी हुई है पोस्ट पेंडेमिक, 2024 तक दे रखा है ये। आप देखोगे ऊपर, सबसे ऊपर जो डार्क ब्लू में लाइन है, ये यूएस है, सबसे तगड़ी रिकवरी रियल जीडीपी की पोस्ट पेंडेमिक। आप देखो वाई एक्सिस पे जो 100 लिखा हुआ है, ये इंडेक्स नंबर है 2019 की जीडीपी का। आप देखोगे 2021 के बाद से ये डार्क ब्लू लाइन कहां जा रही है, इसे स्लो डाउन बोलते हैं। और ये क्या लॉजिक हुआ कि भाई 3 साल से पिछले स्लो डाउन चल रहा है तो ट्रम्प चाहता है कि इकॉनमी रिसेशन में जाए, वो और बढ़िया होगा। मतलब अगर 3 साल से स्लो डाउन आपका इमेजिनरी चल भी रहा है तो ट्रम्प की स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए ना कि स्लो डाउन से बाहर निकाले या रिसेशन में और अंदर घुसा दे। वाह भाई वाह कौन कौन से चमन आ गए भाई मार्केट में। अब क्योंकि आप सब मेरे अकाउंट को फॉलो करते हो तो मैं आपको थोड़े बोनस फैक्ट्स बताता हूं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जो यूजुअली लोगों को नहीं पता। डीन बेकर लिखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के रीडर्स पे तंज कसते हुए कि भाई एनवाईटी के रीडर्स को यह भी नहीं पता होगा कि रियल वेजेस ग्रीव एट अ हेल्दी पेस अंडर बाइडेन, और सबसे रैपिड ग्रोथ जो हुई वेजेस की अंडर बाइडेन, दैट वाज ऑफ वर्कर्स हु गॉट लीस्ट पेड। जो सबसे निचले तबके से आते हैं उनकी वेजेस सबसे फास्टेस्ट ग्रो हुई अंडर बाइडेन। कहते कि भाई एनवाईटी के रीडर्स प्रोबेबली डिड नॉट नो दैट देयर वर रिकॉर्ड रेट्स ऑफ न्यू बिजनेस फॉर्मेशन और दैट होम ओनरशिप रेट्स फॉर यंग पीपल। भाई यही सपना होता है जवान लोगों का, एक घर होना चाहिए अपना। तो कह रहे होम ओनरशिप रेट्स फॉर यंग पीपल वर हायर फॉर बाइडेन्स एंटायर टर्म देन द बेस्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और एक्चुअली में जो एक्सपर्ट लोग हैं वो यही सोच रहे थे कि ट्रम्प आएगा और बाइडेन ने जो स्ट्रांग इकोनॉमी छोड़कर गई है उसका क्रेडिट ले जाएगा कि देखो मेरे राज में इतना बढ़िया चल रहा है। लेकिन ट्रम्प ने इंस्टेड क्या करा, रिसेशन में झोंकते चलो इकोनॉमी को। फॉर व्हाट, किस लिए भाई? ये बंदा इन्फ्लेशन का रोना रो रहा था कि इतनी सही नहीं है इन्फ्लेशन 2.5-3%, तो जो टैरिफ लगा रहा है अक्रॉस द बोर्ड उससे इन्फ्लेशन नहीं होगी। मतलब कुछ भी बोल, अरे यार भाई मेरे अकाउंट को ही तू फॉलो कर ले भाई, सब समझ में आ जाएगा तेरे को।